चलो हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्योरीफिकेशन में था मेरे पास क्या, सब्लिमेशन। दूसरे बाद मैंने सॉलिड कंपाउंड का करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद आया डिस्टिलेशन। पहला मेरा डिस्टिलेशन सिंपल टाइप का है। सिंपल टाइप का डिस्टिलेशन तब करते हैं जब हमारे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और मेरे पास कैसा इम्प्योरिटी होता है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी होता है। एग्जाम्पल है एनिलीन विथ क्लोरोफॉर्म। दूसरा देखो, दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहाँ करते हैं? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल के सेपरेशन के लिए करते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 10 डिग्री से कम होता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारे पास सिंपल कॉलम, सिंपल पैक्ड कॉलम जिसमें ग्लास बीड भरा होता है, और दूसरा हमारे पास होता है बबल प्लेट कॉलम। ठीक, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ये यूज़ करते हैं हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। तीसरा है मेरे पास डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो लिक्विड है उनमें से जो एक जो है वो क्या करता है कि डिकम्पोज कर जाता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना होगा कि ऐसा टेम्परेचर पैदा करना होगा जो बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दे, बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दे, और वो डिकम्पोज ना हो, सबलाइम वो डिकम्पोज ना हो, क्योंकि डिकम्पोज कर जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। तो मुझे बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है, इसके लिए मुझे रिड्यूस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके लिए मुझे वैक्यूम पंप चाहिए, प्रेशर कम कम के करके मुझे बॉइलिंग पॉइंट को घटाना पड़ेगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट को घटाना पड़ेगा। और लिक्विड कहाँ पे बॉइल करता है? एक्सटर्नल प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे बॉईल करता है। उसके बाद आता है मेरे पास एक स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन उसका करेंगे जो क्या होगा, जो हमारे पास इमिसिबल विथ वाटर होगा उसका करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। एग्जांपल है एनिलीन विथ वाटर। एनिलीन विथ क्लोरोफॉर्म किसका एग्जांपल था? सिंपल डिस्टिलेशन। एनिलीन विथ वाटर क्या है? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में मेरे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, जहाँ पे P1 है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर, P2 है वाटर का वेपर प्रेशर, और P है टोटल वेपर प्रेशर। ठीक, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। दूसरा बात, यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन में जो लिक्विड बॉयल करता है वो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ये वेपराइज करता है। ठीक, उसके बाद हमने बोला डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है एक ट्यूब में, उसके ऊपर मैंने सॉल्वेंट डाला। अगर ये सॉल्वेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को खींच ले, मतलब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस के कारण होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। फिर आता है मेरे पास क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप का क्रोमेटोग्राफी होता है, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एडजॉर्प्शन और पार्टीशन। पार्टीशन का एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो है तुम्हारे पास। एक है तुम्हारे पास कौन सा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मेरे पास अंदर होता है एडजॉर्बेंट, उसके बाद मैं डालता हूँ मिक्सचर ऑफ कलर्ड सब्सटेंस, उसके ऊपर मैं डालता हूँ सॉल्वेंट। अब क्या होता है कि ये जो कलर्ड सब्सटेंस है इसको एड्जॉर्ब करेगा कौन? जो हमारा अंदर में एड्जॉर्बेंट है वो, और ऊपर से सॉल्वेंट आ रहा है, तो सॉल्वेंट से ये बह के आएगा। अब जो एड्जॉर्ब होगा वो ऊपर में रह जाएगा, और सॉल्वेंट के कारण बह के जो एड्जॉर्ब नहीं होगा वो नीचे चला जाएगा। तो जो ऊपर में रहेगा वो ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है, जो बह के नीचे गिर गया वो एड्जॉर्ब ही नहीं हुआ। ये कहानी है। ठीक, टीएलसी प्लेट में क्या होता है? टीएलसी प्लेट में तुम क्या करते हो? टीएलसी प्लेट का थिकनेस पहले तो याद रखेंगे कि टीएलसी प्लेट का थिकनेस होता है 0.2 mm। सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना इसके ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब करने का क्षमता ले ले। इस टीएलसी प्लेट के ऊपर मूवमेंट होता है कलर्ड सब्सटेंस का और सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन जितना चढ़ता है उसको बोलते हैं वाई, और सब्सटेंस मेरा जितना चढ़ता है उसको बोलते हैं एक्स। कंपाउंड सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पे होता है रिटार्डेशन वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर या जो भी है वो होता है एक्स बाई वाई। ठीक, ये एक से कम होगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है कि अमीनो एसिड को मैं सेपरेट कर सकता हूँ या डिटेक्ट कर सकता हूँ बेसिकली बाय यूजिंग दिस टीएलसी क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें एडजॉर्बेंट की तरह किसको? नीन हाइड्रिन को। ठीक, उसके बाद आता है मेरे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कार्बन और हाइड्रोजन को CO2 H2O में कौन कन्वर्ट करता है? कॉपर 2 ऑक्साइड कन्वर्ट करता है। CO2 और H2O को कैसे डिटेक्ट करेंगे? H2O को कॉपर सल्फेट में डालो तो ब्लू विट्रियोल बनेगा। उसके बाद हमारे पास अगर CO2 को लाइम वाटर में डाल दो, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की प्रेसिपिटेट बन जाता है। उसके बाद लैसेग्नी टेस्ट होता है मेरे पास नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फॉस्फोरस के डिटेक्शन के लिए। फॉस्फोरस के डिटेक्शन में एक कैरनरी येलो कलर का कंपाउंड बनता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। मोलिब्डेट कितना है? 4 × 3 12 है। ठीक, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मेरे पास बनता है क्या? नाइट्रोजन का डिटेक्शन। नाइट्रोजन हमेशा कार्बन के साथ होगा तभी लैसेग्नी टेस्ट देगा, मतलब हाइड्राजीन नहीं देगा, एजो कंपाउंड नहीं देगा लैसेग्नी टेस्ट को। तो मेरे पास नाइट्रोजन कार्बन है। लैसेग्नी टेस्ट में हम सोडियम यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली मुझे मिलता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन के केस में ये NaCN होता है, सल्फर के केस में Na2S होता है, हैलोजन के केस में NaCl, NaBr, Na कुछ भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन केस में तुम्हें मिला NaCN, इसको Fe2+ से तुमने डाला, एक कंपाउंड बना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड FeCN वाला,
उसके बाद मैंने Fe3+ डाला, यहाँ पे बन गया हमारे पास प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं फेरीफेरोसाइनाइड 3+ और 2+। बाहर में है 3+, अंदर में है 2+, नाम है फेरीफेरोसाइनाइड, यह है प्रूसियन ब्लू। ठीक, उसके बाद अगर Na2S का बात करें, इसको हम लेड एसीटेट से रिएक्ट करा के क्या PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद Na2S सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या इससे रिएक्ट करता है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से। ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या होता है, NaFeCN का 5NO, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखो, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड FeCN का 5NO कन्वर्ट ये हो जाता है FeCN का 5NOS में, और ये किस कलर का हो जाता है, ये वायलेट पर्पल कलर का हो जाता है। देन हमारे पास आता है कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर साथ में है तो क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा, सल्फर भी होगा, कार्बन भी होगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, बनेगा NaSCN, और NaSCN FeCl3 से कंबाइन करके खूनी लाल रंग बना देता है FeSCN का होल थ्राइस, राइट, ये याद रखना है। दूसरा देखो, हैलोजन के डिटेक्शन के लिए तुम्हारे पास जो लैसिग्नी एक्सट्रैक्ट है उसका नाम है NaX को जब AgNO3 के साथ डालोगे तो AgCl, AgBr, AgI मिलेगा। AgI येलो कलर का होता है और AgCl कलरलेस होता है, पोलराइजेशन कोवेलेंट के कारण ये सब हो रहा है। उसके बाद इसका सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम लोग, किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, एक्वस अमोनिया में। एक्वस अमोनिया में कौन सॉल्युबल है, AgCl सॉल्युबल है, AgBr पार्शियली सॉल्युबल है और AgI सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद देखो, अगर हैलोजन को डिटेक्ट करना है तो तुम्हारे कंपाउंड में ना तो नाइट्रोजन होना चाहिए ना तो सल्फर होना चाहिए, तो तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को यूज़ कर लो, जो साइन मतलब कार्बन और नाइट्रोजन को रिमूव कर देगा HCN के फॉर्म में और सल्फर को रिमूव कर देगा H2S के फॉर्म में। ठीक, नहीं तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा तुम्हारे पास ब्लैक PPT और वाइट PPT, जो हम नहीं चाहते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है कि अगर हैलोजन तुम्हारे पास है, डिटेक्ट करना है, तो कौन सा टेस्ट, लैसिग्नी टेस्ट। लैसिग्नी टेस्ट में किसको किसको डिटेक्ट किया, फॉस्फोरस को, सल्फर को, हैलोजन को और नाइट्रोजन को। ठीक, नाइट्रोजन वो वाला जिसमें कार्बन है। ठीक, कार्बन के टेस्ट को बोलते हैं लिबिक टेस्ट, ये है लैसिग्नी टेस्ट। अब है हमारे पास कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम्हारा हैलोजन है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट को बोलते हैं ब्लिस्टिन टेस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लिस्टिन टेस्ट फॉर हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्लिस्टिन टेस्ट यूरिया और थायोयूरिया को भी डिटेक्ट कर देता है। अब मेरे पास है परसेंटेज डिटेक्शन। परसेंटेज डिटेक्शन का क्या फॉर्मूला है, CO2 और H2O में कार्बन है 12 CO2 क्या क्या मास है 44, 12/44 इंटू M/W इंटू 100, जबकि H2O का मास क्या है 2/18 इंटू M/W इंटू 100%। ये है तुम्हारे पास लेबिंग मेथड। कैरियस मेथड होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए। क्लोरीन का मास है 35.5, ब्रोमीन का है 80 और आयोडीन का है 127। याद रखेंगे 35.5, 80, 127, और सिल्वर का होता है 108। अब इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बेरियम सल्फेट से सल्फर को डिटेक्ट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होगा 32/233, 32/233। फॉस्फोरस के लिए है, अगर तुम्हारा फॉस्फोरस दो फॉर्म में है, एक जो हमारा आयन बना था कैर्नी येलो कलर का, वहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 31/1877, 31/1877, नहीं तो 62/222। फिर आता है मेरे पास नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने का दो मेथड, डूमा मेथड और जेल्डाल मेथड। डूमा मेथड मतलब दो, मतलब यहाँ N2 डिटेक्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा N2 के लिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 28/22400 ml into what, volume at 2 at STP, V2 at STP डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। इस V2 को निकालने के लिए फॉर्मूला होगा P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, जहाँ पे P1 हो जाएगा P0 माइनस एक्वस टेंशन, P0 माइनस एक्वस टेंशन हो जाएगा। P1 टेम्परेचर 2 जो मेरा है STP पे, वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरे पास 273 केल्विन, और प्रेशर होगा 760 mm ऑफ मरकरी। यहाँ से V2 निकालो। अगर V2 डायरेक्ट NTP पे दिया है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन का 28/22400 इंटू V2 एट STP डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100%। ठीक, अगर मेरे पास जेल्डाल मेथड लगाना है तो वहाँ बनता है अमोनिया, वहाँ फॉर्मूला होता है परसेंटेज नाइट्रोजन का 1.4 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंपाउंड इंटू N इंटू V वॉल्यूम इन ml, और N भी किसका है, एसिड का है। जेल्डाल मेथड कहाँ नहीं यूज़ करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड के लिए नहीं यूज़ करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड के लिए नहीं यूज़ करते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड के लिए नहीं यूज़ करते हैं, NO2 के लिए नहीं यूज़ करते हैं, NO के लिए नहीं यूज़ करते हैं, एजो के लिए नहीं करते हैं। नाइट्रोजन अगर रिंग में है जैसे कि पायरिडीन है वहाँ नहीं यूज़ नहीं करेंगे, क्विनोलिन में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब अवेलेबल नहीं है। ये हो गया हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।